अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे मोदी सरकार के सबसे जूनियर मिनिस्टर को। आपकी अदालत में पेश करेंगे एक ऐसे सिंगर को जिसने दुनिया भर में भारत का नाम किया, अपना नाम बनाया। एक ऐसा कलाकार जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बड़ा बनाया। प्लीज वेलकम बाबुल सुप्रियो। और आपकी अदालत में आज हमारे शो के जज हैं जाने माने पत्रकार जयंत घोषाल। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज जयंत घोषाल की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू किया जाए। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बाबुल सुप्रियो पर। आपकी अदालत में सिंगर और पॉलिटिशियन बाबुल सुप्रियो पर आरोप है कि ये मनमानी करते हैं। बाबुल, आपकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहा था मैं, रिसर्च करते करते पता चला कि घर वालों ने मना किया था, दादाजी ने मना किया था, पिताजी ने मना किया था, माँ ने मना किया था, सब ने मना किया था, बेटा मुंबई मत जाओ। आंख में आंसू थे, लेकिन झगड़ा करके आप चले गए। बिल्कुल सर, हावड़ा स्टेशन में एकदम फिल्मी माहौल बन गया था। मम्मी का टिफ़िन में कि बेटा जा रहा है तो कम से कम ये लेके जा, ट्रेन में खाना। मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में 20 साल की उम्र में नौकरी मिल गई थी, लेकिन मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि इट्स वन लाइफ वन चांस। अगर आपको किसी की बात सुननी है, बात तो किसी ना किसी की सुननी है ज़िंदगी में, अगर सुननी है तो बस आपका दिल का सुनो, अपने दिल का सुनो। इफ़ यू आर हैप्पी, अगर आप ट्राई करें किसी चीज़ में, फेल भी हो जाए, लेकिन आपने ट्राई किया, इसकी खुशी जो है ना, वो आपको अगला वाला रिस्की कोई चीज़ में ट्राई करने में आपको आपकी मदद करेगी। क्या खुशी हुई कि लगी लगाए नौकरी छोड़ के मुंबई फुटपाथ पर सोने चले गए? क्या है कि संगीत मुझे भगवान का एक देन है, मुझे विरासत में मिली थी। मेरे दादाजी एनसी बराल साहब बहुत फेमस कंपोज़र राइटर थे, डैडी अंकल सब गाते थे। ऐसा मुझे लगा था कि मुझे ना हमेशा झील के उस पार क्या रखा हुआ है ये देखने की बड़ा शौक़ मैं रखता हूँ। और मुझे ऐसा लगा था कि अगर भगवान ने मुझे ये गाना गाने की क्षमता दिया है और अगर मेरे मन में बॉलीवुड सिंगर बनने की एक इच्छा है, तो दोनों कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को मतलब गले लगा रहे हैं। तो इट इज़ फॉर मी टू लीव समथिंग एंड गो टू बॉम्बे। एटलीस्ट जिस सिटी में बॉलीवुड है उस सिटी में तो जाऊंगा, वहाँ पे पहुँच के नौकरी अगर करना ही है। डैडी का इकलौता बेटा हूँ, उनको लगा कि बेटा बर्बाद हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ जाके गोल जो है अगर मैं वो हासिल कर लूँ तो अल्टीमेटली डैडी को खुशी मिलेगी, ये मेरा दिमाग में था। और फेल होता तो कौन सा पेपर में आने वाला था कि बाबुल सुप्रियो फेल हुआ, मैं तो कोई तो था ही नहीं उस वक्त। तो आई जस्ट वांटेड टू डू इट। लेकिन शुरू में काफी दिक्कत थी, मैंने सुना है कि आप फोन करते थे म्यूजिक डायरेक्टर को, कोई फोन नहीं उठाता था। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है रजत जी, लेकिन एक ही म्यूजिक डायरेक्टर 6 महीने तक टॉयलेट में रहे, ये बहुत बड़ा तकलीफ वाली बात हो जाती है। रोज़ फ़ोन करो, अलग अलग टाइम पे करो। एक टॉयलेट जाने का भी एक टाइम होता है, हम सबको मालूम है, एक सर्टेन टाइम पे हम जाते हैं। ज़्यादातर अगर इफ़ यू आर ओके, गड़बड़ हो तो फिर ठीक है, बट रोज़ आप फ़ोन करो तो टॉयलेट पे हैं, रोज़ ही आप फ़ोन करो तो नहा रहे हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर गाने कब बनाते हैं अगर इतना टाइम टॉयलेट में बिताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे। अभी तो कम से कम आप किसी को SMS करें, वो व्हाट्सएप में तो ब्लू टिक भी आ जाता है, तो पता चलता है कि मैसेज आपने दिल्ली पहुंचाया कम से कम। तब तो वो सब कुछ भी नहीं था और हम लोग लाइन पे खड़े रहते। एसिक नगर में मैं एक बालकनी में रहता था, डैडी से भी पैसे नहीं लिया। मेरे 2 साल मैंने नौकरी किया बैंक में, उसका भी कोई पैसा नहीं लिया। और लाइन में खड़े रहते थे और हर स्ट्रगलर को 2 फ़ोन करने की इजाज़त थी, फिर लाइन छोड़ के दोबारा आपको पीछे खड़ा रहना पड़ता था। सब स्ट्रगलर थे। तो एसिक नगर जो था वो एक्चुअली एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नगर एक्चुअली था।
और उसको नाम दिया गया था कि एक्सपीरियंस स्ट्रगलर्स ऑफ द इंडियन सिनेमा नगर, क्योंकि जो भी उसके अंदर है सब 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कभी कभी डर लगता था कि ये लोग भी जो बोल रहे हैं अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, जो ख्वाब देखते हैं, मैं भी वही ख्वाब देख रहा हूँ, क्या इनके जैसे मैं भी पागल हूँ, क्या हम दोनों में, हम लोग को सब सेम ही है, हम भी फेलियर रह जाएंगे। पर उस वक्त जो है कई बार कुछ अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं, और यू काइंड ऑफ टेक स्मॉल स्ट्राइड्स इन लाइफ एंड यू हैव टू गो विद इट। पहला सक्सेस का मौका कहाँ मिला आपको? पहला सक्सेस का मौका तो ये मिला कि जब कलकत्ता से मैं बॉम्बे आने की कोशिश की तो गीतांजलि एक्सप्रेस था, उसमें जनरल कंपार्टमेंट में कूली को 12 रुपया दिया तो कम से कम बैठने का जगह मिल गई। वो सबसे पहला सक्सेस था। उसके बाद नहीं तो शुरुआत में ही बहुत लंबा सफ़र है, 38 घंटे का, पहले ही बड़ा झटका लग गया होता। तो एक वो हुआ। बाद में देखिए, मैं आई ऑलवेज ट्राई टू टेक थिंग्स इन अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर। समटाइम इट वर्क्स फॉर यू, कभी होता है काम, कभी नहीं होता है। कल्याण जी भाई को मैं रोज़ फ़ोन करता था। उस वक्त एक बड़ा फिल्म इंडिया डायरेक्टरी आती थी, उसमें सबका नंबर रहता था। तो किताब पहले ही सेकेंड हैंड खरीद लिया था, एक नया बड़ा कीमती होता है, तो सेकेंड हैंड खरीद लिया था। तो उसमें से सबको फ़ोन लगाता था। तो कल्याण जी भाई को रोज़ फ़ोन करता था, तो कोई ना कोई उठाते थे, तो बोलते थे कि वो बिज़ी हैं, आज नहीं मिल पाएंगे। नंबर भी मुझे अभी याद है, 38679194, अभी बदल गया, उसने बोल दिया। हाँ, तो फिर एक दिन कल्याण जी भाई ने खुद फ़ोन उठाया। तो उन्होंने मैं बोला कि सर ऐसा ऐसा है, बंगाल से आया हूँ, अगर आप मुझे मिलने वाले नहीं, हम लोग का फॉरेन टूर होने वाला है, बहुत बिजी हैं, आप 6-7 महीना बाद जो है ये। मैं बोले सर आप फ़ोन पे कैसे समझ सकते कि आई एम नॉट गुड, तो आप मुझे एक बार सुन लीजिए, अगर ख़राब लगा तो दोबारा आपके पास आऊँगा नहीं। तो आई डोंट नो व्हाई ही फेल्ट, उनको कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, तो बोला कि तुरंत आ जाओ। आप बोला तो लिया, आप कहाँ रहते हैं, पेडर रोड कैसे पहुँचते हैं। तो वो फर्स्ट था। जैसे ही पहले दिन गया, उन्होंने मुझे सुना, होमवर्क करके जाता था, तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाता था उसी के फिल्म का गाना गाता था, तो उनको मेरा जीवन कोरा कागज़ सुनाया। उनको अच्छा लगा, उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा कि थोड़ी देर रह जाओ, मेरे साथ डिनर करो। तब उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, अपने मम्मी डैडी को बुलाओ, मैं उनको समझाता हूँ कि बैंक में नौकरी के लिए इतना परेशान मत करो बेटे को, उनको बॉम्बे में रहने दो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। एंड देन इमीडिएटली उन्होंने मुझे, बच्चन साहब का वर्ल्ड टूर होने वाला था, उसमें उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। एंड दे टुक मी, मतलब पहली बार पासपोर्ट में थप्पा पड़ा। आई वॉज विद बच्चन साहब इन हिज वर्ल्ड टूर इन 1993। सो दैट्स माई फर्स्ट ब्रेक। और उनका जो शो था बच्चन साहब का, वो देखिए कैसा सरप्राइज़ होता है। वो जो वेम्बली एरिना में, स्टेडियम में जो शो हुआ था, इट गॉट रिलीज एज अ फिल्म, जुम्मा चुम्मा इन लंदन, आपको याद होगा। तो हमने 93 के मार्च में वो टूर किया, और 1992 के अराउंड अगस्त में मेरे बैंक के पास पैराडाइज सिनेमा हॉल में, एस्प्लेनेड में, मैंने वो पिक्चर देखी थी, वो शो। और मुझे लगा था कि इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ कैसे ऐसे शो हो सकता है। लिटिल डिड आई नो कि इन 6 months लाइफ विल गिव मी अ सरप्राइज एंड आई एम गोइंग टू बी इन दैट शो। सो रिस्क लेते रहिए, समटाइम्स यू विल गेट अ बीटिंग, समटाइम्स यू विल गेट अ गुड सेंस ऑफ सक्सेस। लेकिन आपको इतनी सक्सेस मिली, अभी हमने आपके गाने कुछ हिस्से देखे हैं, इतने एक के बाद एक सुपरहिट गाने, और आप इतनी ज़िद्दी हैं कि गाना छोड़ के सोचे अब मैं एक्टर बनूंगा। अगर आप में थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत आपके अंदर पागलपन ना हो ना, तो लड़कियों भी आपसे प्यार करने में डरते हैं थोड़ा। तो शाहरुख खान की पहली जो फिल्म थी उसका नाम है दीवाना, तो थोड़ा दीवानगी होनी चाहिए। तरुण मजूमदार के साहब की फिल्म बन रही थी, वो मुझे कहीं पे मिले, और मैंने कहीं पे मिले, मतलब उनका पिक्चर का गाना गाने में गया था, प्लेबैक करने के लिए गया था। और आई थिंक समटाइम्स ना कुछ एक होता है, प्रिमोनिशन होता है, कुछ लाइफ में होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। कुछ नहीं, कीड़ा है आपके अंदर एक। नहीं, देखिए, मेरे अंदर जो कीड़ा है उसका आप दायित्व या श्रेय मुझे मत दीजिए। मैंने बचपन से बहुत अच्छे कंपनी का मतलब क्या बोलते हैं, अपना पेस्टिसाइड्स यूज़ किया है। अगर उसने मेरा कीड़ा को नहीं मारा तो उसकी गलती है। तो थोड़ा पीजेस है, लेकिन आई फील दैट तरुण मजूमदार के लिए जब मैं गाना गाने गया था, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन सब ब्लैक एंड वाइट खूबसूरत पिक्चर्स बनाए। ये तापस पाल जी जो अभी टीएमसी के एमपी है, उन्होंने उनके साथ कितने बड़े बड़े सुपरहिट फिल्में बनाई, उत्तम कुमार के साथ किया है। तो मैं जब गाना गाने गया था तो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के गया था। डैडी को बोला अच्छे से इस्त्री करो, कलकत्ता में अच्छे से इस्त्री करो, नेवर नो कहीं मुझे पिक्चर में मौका दे दें, बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर के साथ काफ़ी वो है। और देखिए अजीब सी बात है कि जब गाना ख़त्म हुआ,
वो आए मेरे साथ, छोटी सी एक बात हुई, तो एक मौका मेरे सामने आया कि मैं एक्टिंग करूं, और कर लिया ऋतुपर्णा सेनगुप्ता के साथ एज अ लीड एक्टर। पिक्चर हिट भी हो गई। अब एवरी डॉग हैज़ हिज डे बोलते हैं, लेकिन आप कभी डॉग को उल्टा कर दे तो DOG डॉग GOD गॉड हो जाता है। तो इसलिए आई ऑलवेज टेक्स रिस्क, समटाइम्स इट पेज ऑफ एंड समटाइम्स इट डजंट। एक्टर भी बन गए, सिंगर भी बन गए, स्टेज परफॉर्मर भी बन गए, लेकिन उसके बाद गाना छोड़ दिया? नहीं, गाना नहीं छोड़ा। गाना अच्छा, गाने वालों ने आपको छोड़ दिया? नहीं नहीं, क्या हो गया, नहीं क्या है, नए नए बादशाह आ गए, नए नए बादशाह आ गए, लोगों को गानों में अलग तरीके के हनी पसंद आने लगे, तो उसमें यस, पन इंटेंडेड, यू आर राइट। तो अभी क्या है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बोलते हैं कि आजकल के गाने जो है वो मेलोडी नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत गाने बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। गाना जब आना है वो आएगा मेरे पास। जैसे एक मोबाइल फ़ोन के लिए चार्जर है ना, कि अगर आप चार्जर से मोबाइल फ़ोन को सही वक्त तक चार्ज नहीं करेंगे तो इसका लाइट बुझ जाएगी, मोबाइल बंद हो जाएगा। अगर बाबुल सुप्रियो अपने आप को म्यूज़िक से चार्ज नहीं रखेगा तो मेरा भी दिमाग की बत्ती जो है वो बंद हो जाएगी। तो आई डू माई म्यूज़िक, और कभी कभी गाने गाता भी हूँ। जब आएंगे आपको पीपल आर गोइंग टू हियर इट। बट म्यूज़िक में कोई भी सिंगर इस वक्त बिना कुछ लोग, चंद लोग, अरिजीत सिंह जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है। तो आई थिंक दैट आई कैन गिव माई टाइम टू पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो जो भी म्यूज़िक घटे उसको भी दे सकता हूँ। ये सही है कि आजकल गाने सिंगर कम और कंप्यूटर ज़्यादा बनाता है? बिल्कुल सही है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। जो बुराई करते हैं, बोलते हैं, एक टाइम पे सुर जो है वो ईश्वर हुआ करता था। अभी आप कंप्यूटर के ज़रिए सुर को टच कर सकते हैं। सा बोलना है, आप कुछ भी सुर बोलिए, आप एंटर मारिए 440 हर्ट्ज इस सा, तो वो तुरंत सा हो जाएगा। और मेलोडाइन, ऑटो ट्यून ऐसे हैं कि यू कैन लिटरली ड्रॉ अ सॉन्ग। अब देखिए, हम इसकी बुराई नहीं कर सकते, इसलिए कि उड़ना जो है वो पंछियों का काम था। तो इंसान ने जब पंछियों को उड़ते हुए देखा, उनके दिमाग में ख्याल है कि हम भी उड़ेंगे, तो एरोप्लेन उन्होंने बना लिया। अब गाना गाने की इच्छा जो है वो हर शख्सियत में होता है। हर आदमी समझता है कि मैं कम से कम टॉयलेट में गा लूँ, वहाँ पे रिवर्ब थोड़ा अलग टाइप का मिलता है। तो अगर लोगों ने ऐसा सोचा है कि हमको गाना गाना है, तो क्यों ना ऐसे सॉफ्टवेयर्स बने जिसमें हर आदमी को गाना गाने की खुशी मिले। और अगर वो गाने लोग पसंद कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो आई एम नॉट क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक अप्रोच मैं नहीं लेना चाहता हूँ। आई थिंक कि अगर संगीत ने मुझे थोड़ा सा वक्त दिया है, जब काम उतना नहीं है, तो कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना, अच्छी जगह पे आके मैं लैंड। लेकिन अब आप पार्लियामेंट में आए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, तो जो आपकी पार्टी के दूसरे MPs हैं उनको गाना सिखा रहे हैं। हेमा जी ने कभी गाना नहीं गाया, एक्टिंग की थी, हेमा मालिनी को आपने गाना सिखा दिया। अब देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि हर आदमी के अंदर ना गाना गाने की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है। अगर आपको मौका मिले कि आप भाभी जी को एक अच्छा खूबसूरत गाना सुना दे कि हाँ, कि अगर आपको कहना है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आप रोज़ एक खाना क्यों बनाते हो, आज कुछ अलग बना लेते, तो आप अगर खूबसूरत गा पाए तो अच्छी बात है। तो ये आप ज़रूरत पड़े तो आपको प्लेबैक यूज़ कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में जो है, आप थोड़ा सामने की तरफ देखिए, आपकी अदालत है लेकिन मैं गा लेता हूँ। आप कैमरे की तरफ देखिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप पे इल्ज़ाम है कि आप इस वक्त जो है कागज़ रख के बहुत अच्छा आप लिपसिंग करेंगे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे। अब एक सवाल है प्लीज़। आप पे इल्ज़ाम है कि इस वक्त इस गाने पे आपको भाभी का चेहरा याद आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। मुझे तो चेहरा एक ही याद आता है हमेशा। आई नो, पता है ना आपको। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री का पर्सन होते हुए इसमें एंट्री किया है पॉलिटिक्स में, तो आप चाहते हैं क्या कुछ और लोग भी जो है जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के हैं वो पॉलिटिक्स में आए? म्यूज़िक इंडस्ट्री में रहते वक्त भी बहुत लोग पॉलिटिक्स करते हैं, तो पॉलिटिक्स करने के लिए म्यूज़िक इंडस्ट्री से पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोशिश की, मैं समझता हूँ कि गानों में भी मैं आई केटर टू पीपल्स रिक्वेस्ट एंड मेड देम हैप्पी। शो के बाद उनके चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। वैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो आपके पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं, आप अगर उसके
30-40% भी आप पूरी कर देना तो हमारे दुनिया में लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो आई लुक वांट टू तो लुक एट अभी इट। यहाँ जो रिक्वेस्ट करेंगे उनको आप खुश करिए, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट जी बताइए। कोई फरमाइश करना चाहते हैं? सर मुझे गाना सुनना है, घटा सावन की घटा। आप देखिए कितना बड़ा सूप है ये आप पूरे देश में जो है बहुत बुरी तरीके का सूखी चल रही है ना, पानी, बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं आ रही है। लोग सारे देश में जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई बारिश आ जाए। इस वक्त अगर मैं हटा सावन की घटा गा दूँ तो पॉलिटिकली रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया है, मैं ये सलमान खान की हिट पिक्चर की गाना बोल के मैं गा दूंगा तो मैं पतली गली से निकल जाऊंगा। मेरी कोई गलती नहीं है, हिट गाना है सलमान भाई का, मैं गा देता हूँ। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, उस पे आने लगा मुझको प्यार। अरे करता हूँ उसका मैं अब इंतजार, करता हूँ उसका मैं अब इंतजार, ये तो है तुझको पता। ये आपका फेवरेट गाना जो भी है सर, एक बार वो सुना दीजिए। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना। अरे दिल ने हे दिल को पुकारा, हो लो मैं आया मिलने दोबारा, मंजिल प्यार तुम्हारा, मैं हूँ MP, आप हो सहारा। दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। थैंक यू। आपकी अदालत में सिंगर और पॉलिटिशियन बाबुल सुप्रियो पर इल्जाम है कि ये राजनीति में जबरदस्ती घुसे। अब देखिए, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली में सब सिंगर थे, म्यूजिक के लोग थे। आप वो हैं जो टिकट पहले लिया लोकसभा का और बीजेपी में बाद में शामिल हुए। सही है। सही तो है, लेकिन क्यों किया ऐसा? अब अमिताभ बच्चन साहब का कौन सा बॉलीवुड का बैकग्राउंड था, शाहरुख खान साहब का कौन सा बॉलीवुड का बैकग्राउंड था? अगर वो बिना कोई बैकग्राउंड में के सिवा बॉलीवुड में आ सकते हैं तो मैं बिना कोई बैकग्राउंड के सिवा पॉलिटिक्स में भी आ सकता हूँ। तालिया। सबको मालूम है पॉलिटिक्स में मेरे गुरु रामदेव जी है, इसमें कोई वो नहीं है। फ्लाइट में दिल्ली से मैं एक शो करके वापस जा रहा था, मेरे पास वाले सीट पे रामदेव जी बैठे हुए थे। बड़े हंसमुख बाबा है, फ्रेंडली बाबा है, और नहीं इसमें हंसने वाली क्या बात है, फंसाओगे मुझे। हाँ, तो उनके सेक्रेटरी ने उनको बताया कि ये बॉलीवुड का सिंगर है, वो ऐसे ऐसे गाने गाते हैं। तो मुझे उनकी हमेशा टीवी में देखते थे, इज़ अ पॉपुलर पर्सन, और मैं उनके साथ मजाक कर रहा था कि बाबा जी मेरी कोई गलती नहीं है, देखिए लेकिन हम बहुत गलत काम करते हैं, ये जो गाने गाने का काम है। इवन हीरो लोग जब कोई फिल्म में किसी लड़की को मतलब शुद्ध हिंदी में बोले तो पटाना चाहते हैं, तो वो भी खुद गाने नहीं गाते, हमसे गवाते हैं क्योंकि पाप हमारे ऊपर आए। तो ऐसा मजाक कर रहा था। फिर मैं बोला कि बाबा आप मुझे कपालभाति सिखाइए, मैं आपको चोड़ी भाती सिखाऊंगा। अब चोड़ी भाती बंगला में उसका मतलब है पिकनिक। तो बोले ये क्या है? ऐसे कि उसमें बहुत सारे लोग जो है, पूरे मोहल्ला एक लौड़ी में आ सकता है। बंगाल में जब एक पिकनिक होता है जिसको चोड़ी भाती बोलते हैं, पूरा मोहल्ला जो है ना 2 लौड़ी में बैठ के वो चले जाते हैं और कहीं पे जाके खाना बनाते हैं, वो पिकनिक करते हैं। तो ऐसा मजाक होते होते देखा उनके हाथ में एक पर्ची है और फ़ोन पे भी वो बात कर रहे थे, हाँ अच्छा लड़का है, उनको आप कर सकते हैं। तो मैंने पूछा बाबा ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा अभी इतनी बड़ी वो है, तो देश में इतने सारे हमें उम्मीदवार चाहिए, तो अच्छे लोगों की तलाश होना बहुत ज़रूरी है वो है। तो मैं बोला बाबा आप अच्छे लोगों की तलाश करें तो मेरा नाम लिख लीजिए, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो ऐसे मजाक में ये हुआ। तो फिर उन्होंने बोला अरे क्या बोल रहे हो? मैं बोला आप लिख लीजिए, आप मुझे मेरा नाम उसमें लिख दीजिए, मैं बंगाल से आपको एक सीट कैसे भी करके लड़के दूंगा। तो थोड़ा चौंक गए। फिर ऐसी ही मजाक मस्ती में बात होती रही, तो उन्होंने सेक्रेटरी को बोला कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लड़का, इनका नंबर ले लो। फिर एक हफ्ते बाद उनके ऑफिस से फ़ोन आया, बातचीत हुई। तो मैं बोला देखिए
जोक इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। मैंने मजाक में तो बोला था, लेकिन मुझे लगा था कि वो मोमेंट बड़ा स्पेशल है। तो बोले नहीं, अगर आप सीरियस है तो आई मीन वी कैन रिकमेंड यू। तो आप खर्चा वगैरह जो है वोट में आप होल हार्टेडली कर पाएंगे, कैसे आएंगे, उसमें काफ़ी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। तो मैं बोला देखिए मेरा उसमें कोई तजुर्बा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली जो वर्ड्स मैंने बोला कि बैलेंस शीट में जो है ना एसेट साइड में गुडविल करके एक वस्तु रहता है, उसमें उसका कोई टैंजिबल दिखता नहीं है, लेकिन बड़ा एक वैल्यू रहता है। मैं बोला कि मैं बहुत दिल से लड़ूंगा, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बंगाल से ज़रूर कुछ एक सीट तो डेफिनेटली वो करूंगा। फिर एक हफ्ता बाद फ़ोन आया कि ठीक है, आप खर्चा भले नहीं कर सकते, वी विल सपोर्ट यू इन एवरीथिंग, आप बस दिल लगा के लड़ जाइए। एंड बिफोर आई न्यू, मैं कलकत्ता में इंडोर स्टेडियम में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का मुझे अवार्ड मिल रहा था। मैं बाहर आया अवार्ड लेके, शानुदा ने मुझे अवार्ड दिया, बाहर आया और देखा बहुत कैमरा खड़ा है। तो मैं बोला अचानक कौन सा अवार्ड मिल गया कि इतने ये आ गए, तो ज़रूर कुछ गलत किया होगा मैंने, कहीं पे कुछ आया होगा। तो उन्होंने बोला कि हेडक्वार्टर से नाम अनाउंस हो गया। देखिए कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा बाबुल कि आपने बाबा रामदेव से कहा कि अगर आप मुझे टिकट नहीं दिलवाओगे तो सबको बता दूंगा आप हवाई जहाज में बैठ के टिकट बांट रहे थे। मुझे देखिए कई बार अच्छा लगता है जब आपको पेपर में अपने बारे में कुछ नई कहानी पढ़ने को मिलता है जो आपको खुद को भी मालूम नहीं है। आपके पास इतने पैसे हैं, वो पेपर लिखता है, आपके साथ ऐसी घटना घटी है, वो पेपर लिखते हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। ये जो इल्ज़ाम जो है इसके बारे में मैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छी मोमेंट को ना ख़राब करने की बहुत ही येलो जर्नलिस्टिक एक अप्रोच है, इसलिए मैं इसका कोई जवाब मैं देता नहीं हूँ। ऐसे भी देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो ना तो आपने पार्टी में काम किया, ना एक पैसा खर्चा किया और एमपी बन के आ गए। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब देखिए सबसे जूनियर हूं तो किसी को भी कभी कुछ बोलने जाता हूं तो मुझे बहुत सुनना पड़ता है कि हम 30 साल से पापड़ बेल रहे, तुम तो अभी आए हो। अब सर मैं क्या करूं, मैं भी बहुत साल से पापड़ बेल रहा हूं, इसमें पापड़ जल्दी बिक गए तो मैं क्या कर सकता हूं। तो लेकिन बाबुल, आप बीजेपी में ऐसे लोग हैं जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा वो एमपी रहे हैं, लेकिन वो पीछे रह गए, आप मंत्री बन गए। देखिए वो हमारे बॉस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये प्यार है, उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा है। और अब मैं समझता हूँ कि मेरे जो बॉस है वेंकैया नायडू जी, जो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के मिनिस्टर हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं उनका MOS हूँ। आई थिंक ही इज़ अ फादर फिगर टू मी। जो भी ये बात करते हैं और मैं जो भी पार्लियामेंट में देख रहा हूँ, इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर मी। जैसे मैं एक आदमी बिल्डिंग बनाते बनाते बिल्डर बनता है, एक आदमी कारपेंटर का काम करते करते कारपेंटर बनता है, तो वैसे मैं पार्लियामेंट में जितना वक्त बिताऊंगा, जितना इन लोगों को सुनाऊंगा, धीरे धीरे मैं पॉलिटिक्स सीखूंगा। तो यही चेयर पे मैंने लालू जी को एक बार कहते हुए सुना कि हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। तो इस वक्त मैं भी वही सोचता हूँ कि मैं आई एम लर्निंग एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन वेरी फास्ट। धीरे धीरे अगर हो। लेकिन तो मैंने अच्छी सुना बात कि है। वेंकैया जी आपको मना करते हैं, आप तो हर जगह गाना गाना चाहते हैं। अब वेंकैया जी मुझे मना करते हैं, लेकिन वेंकैया जी के जो कोलीग्स हैं वो कई बार मुझे गाना गाने के लिए कहते हैं। और मतलब अगर वो गलत भी है कि यहाँ पे मेरे को गाना नहीं गाना चाहिए, राजघाट पर गाना गाना चाहते नहीं, थे? गाना गाने के लिए अगर कहते हैं तो कहीं पे समझ लीजिए जहाँ पे गाना शायद नहीं गाना चाहिए, मैं एक रूल फॉलो करता हूँ। रूल नंबर 1 इज़ बॉस इज़ ऑलवेज राइट, रूल 2 इज़ व्हेन द बॉस इज़ रॉन्ग रेफर टू रूल नंबर 1। तो अगर आप राजघाट में जैसा है, देखिए वो बहुत खूबसूरत मौका था मेरे लिए। प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने पूछा कि बाबुल गाना गा रहे हो क्या, और फिर एक छोटा सा मोमेंट बना जहाँ पे उन्होंने कहा कि वेंकैया जी को कहा कि आप इन्हें गाने दीजिए। तो वेंकैया जी ने कहा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल का मामला है तो शायद मंत्री का गाना ठीक नहीं होगा। तो देखिए बॉस का, अपना प्रधानमंत्री जी का आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखिए और कितनी साहस है उनमें। मैं समझता हूँ जब नीयत अच्छा होता है तो साहस जो है ना, इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट। आपकी नीयत अगर अच्छा है, साहस आ जाती है। तो उन्होंने कितना स्पोर्टिंगली उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी छवि जाएगी,
सिंगर है, गाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो एक जो गाना राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सब लोग बैठ के सुनते हैं, वो गाना गाने का मुझे मौका दिया। और मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का एक अच्छा गाना मुझे उस वक्त याद आ गया, मैंने गाया, जिसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने 3-4 बार बोला कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉन्ग, कैसे तुम्हारे दिमाग में ये गाना आया, और बांग्ला में भी बोला। तो इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी। कभी कभी जो है ना, नियम तोड़ने में नए नियमें बनते हैं और उसमें बहुत खुशी मिलती है। आप दिन में पार्लियामेंट में या निर्माण भवन में मंत्री और रात में मोटरसाइकिल चलाते हैं छुप छुप के? बिल्कुल बिल्कुल चलाता हूँ, क्योंकि मुझे वो बड़ा लिबरेटिंग लगता है। मैंने एक बार बिना हेलमेट के चला लिया था, उससे मुझे काफ़ी डांट पड़ी थी। मैंने उसका जो जुर्माना है वो भी मैंने भरा। लेकिन आई लव टू, बाइक जो है एक मेरा पैशन है। मैं इधर भी बुलेट चलाता हूँ, हेलमेट पहन के चलाता हूँ। कभी कभी पुलिस पकड़ती है तो मैं आपको सच में बताऊं कि वो भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं हाँ अरे आप मंत्री, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे तो कभी हमको मिला नहीं है, तो बहुत अच्छा है। तो फिर साइकिल वाले जो चाय वाले होते हैं उनको बुला लेता हूं, तो थोड़ा बैठ के चाय पीता हूं, गपशप मारता हूं लोगों के साथ। इट्स अ गुड फीलिंग फॉर मी। और ये जो रात का जो सन्नाटा है दिल्ली में ना, कई बार जब वो राइड के बाद मैं घर जाता हूँ, पियानो में बैठता हूँ, तो कुछ ना कुछ दिमाग से अच्छी चीज़ निकलता है। हो सकता है कि अभी मैं उसे रिकॉर्ड ना करूँ, आज से 10 साल बाद करूँ। तो दीज आर ऑल मोमेंट्स इन लाइफ विच आई डोंट वांट टू लेट गो। क्योंकि म्यूज़िक मुझे विरासत में मिली थी, ये मुझे हवा में मिला था, क्योंकि मैं फ़्लाइट में था मतलब। तो इसलिए आई वांट टू कीप बोथ ऑफ दोज एक्साइटमेंट्स इंटैक्ट। तो आइए पब्लिक से पूछते हैं, ये आपके क्या पूछना चाहते हैं राजनीति के बारे में? जी आप। सर, मैंने अभी आपकी सारी बात सुनी है, जैसे आप भी मोदी जी के फ़ैन हैं, मैं भी मोदी जी की बिग 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 फ़ैन हूँ, और बीजेपी की भी। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप मोदी जी की पर्सनैलिटी के लिए हमारे को कुछ सुनाइए। मैं उनका पर्सनली, मैं सही में उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर इसका वजह ये है कि आप अगर उनसे मिलेंगे ना, तो कोई बड़े, जब किसी के पर्सनैलिटी के अंदर ना बहुत मटेरियल होता है, तो उनमें एक ऑरा होता है। दैट ऑरा इज़ समथिंग दैट रियली इंट्रीग्स यू। आपको उन शख्सियत के बारे में और जानने की इच्छा होती है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उस सोच के साथ आप अपने आप को जुड़ के आप देश के जो काम आप करने के लिए आए हैं उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते कि नहीं, ये इच्छा वो पैदा कर सकते हैं। तो जो गुरु होते हैं, जो बड़े पावरफुल, मेंटली पावरफुल लोग होते हैं, उनमें ये क्षमता होती है कि वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बोलूँगा, अभी कहानी तो बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, बहुत बड़े बड़े शख्सियत को देखा है कि कहीं जब वो घुसते हैं ना, तो वो ऐसे खड़े रहते हैं, सब लोग आते हैं, पैर छूते हैं, और वो ऐसे करते करते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ बेटा कैसे हो, ये करते हैं। मैंने शुरुआत में पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में मोदी जी ने एक बात कही थी, मैं डायरी में लिख के रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत छोटी सी बात है। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है मुझे, मेरा पैर कभी मत छूइएगा, क्योंकि कोई अगर मुझे पैर छूता है ना, मुझे लगता है कि ये आदमी कुछ मांगने वाला है, या जो है मुझे मुझे गुस्सा आता है, जो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ ना, वो डिस्टर्बेंस माइंड से निकलने में 1.5-2 मिनट लग जाता है। तो आप मेरे पैर मत छूइए, जो है आप अगर किसी का पैर छूना ही है तो आप ऊपर वाले का नाम लीजिए, उनको छूइए, मेरा पैर मत छूइए। अभी मेरे गुरुजी हैं अश्विनी शर्मा जी, उन्होंने ये पूछा कि म्यूजिक वाला पॉलिटिक्स में आ सकता है? आपको ये जवाब देना चाहिए था, पॉलिटिक्स ऑलरेडी उनके अंदर है। जब इनका प्रोग्राम होता है मुझे गाना नहीं गाने देते, क्योंकि मैं इनका चेला हूं। कहते अगर तू गाना गाएगा मेरे सारे फेल हो जाएंगे। अब मेरा सवाल है बाबूजी, अभी आप गाना गाया बहुत बढ़िया, मेरे अब ये गाना आपने तब गाया था जब रजत जी ने ये बोला था आपको कि भाई मुझे प्लेबैक यूज करना है, आपको प्लेबैक सिंगर, तो आपने प्लेबैक तो अच्छा गा दिया, लेकिन आपने सवाल किया रजत जी से, वो सवाल ये था कि जब मैं गाना गा रहा था तो प्लेबैक में कम से कम मुखड़े पे भाभी जी का चेहरा तो आना चाहिए। मेरा माफ करना, मेरा सवाल ये है बाबूजी, एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि रजत जी बड़े दूर खड़े हैं, मेरा सवाल ये है कि आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि इनके चेहरे पे भाभी जी का चेहरा नहीं आ रहा? थैंक यू। पाजी ऐसा है कि देखिए आपने बड़ा अच्छा मोमेंट क्रिएट किया, सब लोग हंसे, तो इस मोमेंट को मैं कोई उत्तर देके ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब आप मुझे बाहर मिलेंगे तो
तो मैं आपको अकेले में पूछूंगा कि पाजी आपका सवाल क्या था? आपकी अदालत में सिंगर और पॉलिटिशियन बाबुल सुप्रियो पर आरोप है कि ये पार्टी लाइन से अलग चलते हैं। आपकी पार्टी के लोग मुझे बताते हैं वो दिन रात ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, और आप ममता बनर्जी जब मिलते हैं तो आपके मुंह से जैसे आवाज निकलती है ना, देखा जो तुझको यार दिल में बजी गिटार। मेरा ही गाना है, वो भी मेरा ही गाना है, 2 वर्जन है, एक मीका साहब का है, एक मेरा है, ये भी मेरा ही गाना है। लेकिन देखिए, हो सकता है कि ममता बनर्जी के साथ हमारे पॉलिटिकल लड़ाई हैं, बहुत ही कड़ी लड़ाई है, और बहुत ही दिल से, बहुत गुस्से के साथ वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मैं तो लड़ रहा हूँ। लेकिन पर्सनल इक्वेशन या पार्टी का पोजीशन क्या है, पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, और उसके साथ जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर में बैठे हुए हैं, उसमें अगर हमेशा लड़ाई होती रहेगी तो पब्लिक वो फेडरल स्ट्रक्चर का आनंद नहीं ले पाएगा, जो डिलीवरेबल्स है वो लोगों तक पहुंचेंगे नहीं। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी का वो सभा हुआ था कलकत्ता में, जो उन्होंने सोशल स्कीम्स लॉन्च किया था, उसके बाद हम लोग बाहर खड़े थे, नजुल मंच के बाहर खड़े थे, और दीदी की गाड़ी वहाँ पे थी और हमारी कोई भी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी, तो जयंत सिन्हा और मैं, हम दोनों खड़े थे। तो दीदी सामने से आई और बोले कि आप लोग की गाड़ी कहाँ पे है? तो प्रोटोकॉल, प्रधानमंत्री जी के सिक्योरिटी के कारण सारे गाड़ी बाहर थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हमको सबको राजभवन जाना था। अब एक चीफ मिनिस्टर मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे गाड़ी में बैठो, मैं आपको गवर्नर हाउस में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पहुँचा दूंगा। तो मुझे क्या उस वक्त पेटी हरकत करनी चाहिए? वो उनके साथ मेरा पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती है, लेकिन लोगों तक काम पहुंचाने के लिए मुझे चीफ मिनिस्टर को इज्जत करना चाहिए, क्योंकि ही इज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अगर वहाँ पे मैं बीजेपी तृणमूल कांग्रेस सोचूंगा तो वहाँ पे कैजुअलिटी सिर्फ एक ही लोग होंगे जो आम पब्लिक है। दूसरी बात, दीदी को मैंने बहुत बार नवान्नों में जहाँ पे वो बैठती है, वहाँ पे मैंने कुछ मीटिंग्स के लिए उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, वो मीटिंग्स नवान्नों में हो नहीं पाए। तो इसलिए मुझे उस वक्त लगा कि अगर मुझे प्यार, दीदी का मूड उस वक्त अगर अच्छा है, अगर वो मुझे गाड़ी में बैठा रही है, तो मैंने दिमाग में सोच लिया था कि 4 मेरे एजेंडा है, मैं उसी वक्त गाड़ी में मैं बात कर लूँगा। नंबर 1 था कि मेट्रो रेल का काम, ईस्ट वेस्ट मेट्रो का काम बहुत सालों से रुका हुआ था, बहुत नुकसान हो रहे थे, कैसे भी करके इंक्रोचमेंट हटा दे और जो रोड ब्लॉक्स हैं हम उसको डिस्कस करके सुलझा दे तो ईस्ट वेस्ट मेट्रो का काम शुरू हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री जी को अकेले में मिलकर उनसे परमिशन लिया था कि कैन आई टेक दिस फॉरवर्ड? ही सेड येस। नंबर 2, ESI हॉस्पिटल आसनसोल में, उसके लिए मैंने लेबर मिनिस्ट्री से बात कर ली थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, उस हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए हम आपको पैसा देंगे, लेकिन नियम के मुताबिक जब तक चीफ मिनिस्टर केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं लिखती है कि इस हॉस्पिटल के लिए हमें पैसा दीजिए, तब तक आधिकारिक रूप से आप पैसा रिलीज नहीं कर सकते। मैं दीदी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप इसके लिए एक लेटर लिख दीजिए। नंबर 3, आसनसोल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, वो अभी अनाउंसमेंट हुआ है, उसके लिए मुझे उनसे बात करनी थी। और 4th, एक IAS कैडर के, बंगाल कैडर के एक IAS ऑफिसर को मेरे PS के तौर पे वो रिलीज़ कर दे। ये 4 मेरी बात थी, चारों मैंने गाड़ी के अंदर बात की। और देखिए, ईस्ट वेस्ट मेट्रो धमाल से कलकत्ता में काम चल रहा है, सब अड़चने जो है वो ये हो गया। और दूसरा नंबर, ESI हॉस्पिटल में भी लेटर उन्होंने लिखा, 40 करोड़ रुपया उससे सैंक्शन हुआ, अभी वो काम उसका शुरू हो जाएगा 3 महीने के अंदर। तीसरा, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने पहले ही अनाउंस हो गया। उसके बीच में जब हम गाड़ी में जा रहे हैं, अगर एक चीफ मिनिस्टर मुझे कहें, आप बार बार बोल रहे हैं कि मैं जूनियर मोस्ट सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, क्या मेरा एक बिहेवियरल पैटर्न नहीं हो सकता है? क्या इस बार लोकसभा में सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइमर्स है, इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर? अगर हम थोड़े बहुत पॉलिटिक्स से ऊपर आके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स क्रिएट अगर नहीं करें, तो आई एम रेडी टू टेक द फ्लैग ऑफ माई पार्टी पीपल। नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे झालमुड़ी ऑफर किया विक्टोरिया मेमोरियल के सामने कि भूख लगी है, चलो बाबुल थोड़ा झालमुड़ी खाते। आप मुझे बताइए, ये बदतमीजी नहीं होता कि अगर मैं उनको कहता नहीं दीदी आप पहुंचा दीजिए, मेरे पार्टी के लोग मुझे देख लेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा? ये बहुत पेटी थिंकिंग होती। मैं उससे अपने आप को बचाया। उससे जो मुझे फ्लैग मिली है उनको मैंने पर्सनली समझाया। एंड आई थिंक क्योंकि काम सड़क पे हो रही है, ग्राउंड पे काम हो रही है, लोगों ने कुछ बुरा नहीं मांगा। आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन पार्टी का एक सवाल भी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोगों ये पूछ रहे हैं, क्या आपने ममता बनर्जी से झालमुड़ी खाते खाते ये पूछा कि हमारी पार्टी के लोगों की पिटाई क्यों करवा रही हैं? ये सवाल रूपा गांगुली जी ने ऑन एयर उन्होंने पूछा था टीवी में, मुझे अच्छा नहीं लगा। जो पार्टी वर्कर्स जो मारपीट हो रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ,
तो दीदी के साथ गाड़ी में बैठ के उनसे मैं इनके लिए मेहरबानी क्यों देखिए, मांगूं? उनको- हम लड़के लेंगे हिंदुस्तान, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल दीदी को ये नहीं कहने वाला हूं कि प्लीज दीदी आप आपके लड़कों को बोलिए कि हमारे बच्चों को ना पीटे। मैं बोलता हूं कि अपने आप को बचाने की जो 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 आपकी ताकत है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। सेल्फ डिफेंस इज अ फंडामेंटल राइट। कोई भी हमें मारे हम उल्टा उनके पलटवार करेंगे, उनको हम खूनोखूनी नहीं करेंगे, ब्लड शेड नहीं करेंगे जैसे सीपीएम या तृणमूल कांग्रेस ने की है। लेकिन हम उनसे रहम मांगे कि आप पार्टी मेंबर्स को ना पीटे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूं और उस स्टैंड पे मैं बिल्कुल कायम हूं। लड़के लेंगे बंगाल, मैं उनके साथ पॉलिटिकल लड़ाई में मैं जीतना चाहता हूं मैदान में। गाड़ी में बैठ के अकेले में रहम नहीं मांगने वाला हूं। ये मेरा स्टैंड है। देखिए, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी तो हमारे ऊपर बम फोड़ रही हैं और बाबुल सुप्रियो उनसे दिल जोड़ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं रजत जी कि एक सेंट्रल मिनिस्टर होने के नाते जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल में पोजीशन में बैठी हुई चीफ मिनिस्टर को इज्जत दूं। उनके साथ अगर हम मिलके काम नहीं करें, काम की बात कर रहा हूं मैं, पॉलिटिक्स की अच्छा, बात नहीं कर चलिए, रहा ये हूं। काम तो की बात थी, लोग इज्जत सफर देना था। करेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का फाउंडेशन डे था, आप वहां गाना गाने उनकी स्टेज पर चले गए, मैं उनको बधाइयां दे रहे थे। नहीं, वो बधाइयाँ नहीं दे रहा था। यहाँ पे भी मैं देखिए एक अलग कल्चर है, अलग कल्चर। मैं म्यूज़िक की दुनिया से आया हूँ, मेरी ऐसी सोच है अगर मैं फेल हो गया कौन सी बढ़िया बात है। अगर अभी भी मैं गाना गाता हूँ तो मुझे घंटों में कई लाख रुपया मिल जाते हैं। मतलब मैं अगर छोड़ दूँ पॉलिटिक्स और गाना गाऊँ तो एक अलग कल्चर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। पॉलिटिक्स आप पॉलिटिक्स के मैदान में करो, लेकिन गवर्नमेंटल प्रोसीजर में आप पॉलिटिक्स को लेके डेवलपमेंट में रुकावट पैदा मत करो। मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हूँ, उसका काम क्या है कि अपने शहर को वो खूबसूरत बनाए। ठीक है, अब मैं 1 जनवरी का दिन है और मैं वहीं से जा रहा हूँ और जो शहर का मेयर है जो, वो उनके साथ मेरी आंखें मिल रही है और हम लोग 10 फुट की दूरी में हैं। मुझे कोई तृणमूल कांग्रेस का मंच नहीं दिखता है। मुझे बाबुल सुप्रियो दी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सी इज़ द मेयर ऑफ द सिटी। मुझे अगर लोगों के घर तक पानी पहुंचना है तो मुझे मेयर से वो काम कराना पड़ेगा। अगर मुझे सड़कें बनानी है मुझे मेयर से बात करनी पड़ेगी। अगर मुझे स्वच्छ आसनसोल बनाना है तो मेयर से वो काम कराना पड़ेगा, क्योंकि एमपी के पास ये पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली कि मैं वहाँ पे पाइप लेके जाऊँ और घर घर में पानी का कनेक्शन दूँ या रास्ते में मैं जंजाल सुबह जो है साफ़ कराऊँ। तो बाबुल सुप्रियो दी मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सॉ दी मेयर ऑफ द सिटी एंड आई थॉट ऑन द फर्स्ट डे मैं उनको अगर जाके हेलो कर दूँ तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। आई डोंट वांट टू ब्रिंग माय पर्सनल ईगो इनटू दैट। और मैंने वो किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे स्टेज पे मुझे कहा कि आप यहाँ पे एक गाना सुनाइए। अब जितने भी लोग हैं उनमें मैं पॉलिटिकल कलर क्यों दिखूँ? सब मेरे लिसनर्स हैं, इंक्लूडिंग ममता दीदी। कितने उनके तृणमूल के फंक्शन में मेरे रविंद्र संगीत बजते हैं। सही में तृणमूल का फंक्शन चल रहा है, लोग बोलते आ रहे वहाँ पे बाबुल सुप्रियो का गाना बज रहे हैं, तो शी ऑल्सो लिसन्स टू माई म्यूजिक। तो वहाँ पे सारे मेरे ऑडियंस है। मैं वहाँ पे बोलूँ कि भाई आप लोग तृणमूल पार्टी वाले हैं, उससे मैं यहाँ पे गाना नहीं गाऊंगा तो फिर सिंगर बाबुल सुप्रियो कितना पेटी हो जाएगा। तो मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। अगर जिस दिन ये सब करने लगूंगा उससे बेहतर मैं पॉलिटिक्स छोड़ ही दूँ, मैं अपने आप को फेलियर मान लूँ और मैं गाने में वापस चले जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, राजनीति के झगड़ा दिखना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी पार्टी वालों को भी साथ लेके चलना चाहिए। नहीं, सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ है। मैंने कहा चलिए पश्चिम बंगाल की बात मान लेता हूँ। दिल्ली में पूरी बीजेपी केजरीवाल से परेशान है, वो हर रोज मोदी जी पर हमला करते हैं। आप उनको कह रहे हैं पब्लिकली मेरी रानी मुखर्जी बन जाओ। ऐसा मैंने नहीं कहा, और ऐसा मैंने नहीं कहा। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या वो मैं नटखटपन थोड़ा सा किया। एनबीसीसी नहीं, शायद एनडीएमसी का एक नया ऐप लॉन्च हो रहा था। वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के तौर पे पहुँचे और मैं वहाँ पे एज द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैं पहुँचा। अब मंच पे क्या हम झगड़ा करेंगे? पब्लिक चिल्ला रही है गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ, कंटिन्यूसली ये कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको मैं बड़ा खुशी से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब जब स्टेज में ये था तो मैंने थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा मजाक किया एंड ही टुक इट इन गुड स्पिरिट्स। और आप उसे किस तरीके कौन सा गाना था वो? मैं उनको कहा कि आप दिल्ली का राजा है और आपने पब्लिक को ये कह दिया है कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं अकेला गाना क्यों गाऊं? आप राजा से आज इनके लिए आप रानी बन जाइए। मैं सैफ अली खान हूं, मिलके हम लोग हम तुम का गाना गाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई भी राज्य सरकार अगर इस तरीके की लड़ाई करते रहें तो अगेन द पब्लिक विल सफ़र। तो मैंने एक छोटी सी मैसेज उनको गाने के जरिए देना चाह रहा था। कौन सा गाना था वो सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन
को बढ़ने दो ज़रा, लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम हम तुम, सांसों को सांसों में ढलने दो ज़रा। मैं on a serious note, तो कुछ on a पास आए serious हो? note, on a serious note, I would still want to request केजरीवाल साहब in a very humble voice कि आप जो शब्दों के इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों को लेके इतना आवाज़ क्रिएट करते हैं, इतना नॉइज़ क्रिएट करते हैं कि उनके जो अच्छे मुहिम जो कभी-कभी है, कभी-कभी जब होता है अच्छी मुहिम, वो भी उसके अंदर ड्राउन हो जाता है, वो भी ड्राउन होता है। अभी तो किसी को लेटर लिखूं तो उसमें भी मुझे लिखने में, आपका बाबुल लिखने में मुझे 2 बार सोचना पड़ता है कि अगर लिखूं कि अंकल जी, पाजी नमस्कार, मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूं, आपका बाबुल, ये या आपके लिए मैं ये काम कर रहा हूं, ये भी बोलने में डर आता है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि वही जो मैंने आपको पहला था कहा था कि अ जोक इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। कई बार जो अहम बात है ना, आप थोड़ा मुस्कुराहट के साथ आप उसे कह दो तो लोगों के दिल पे ज़्यादा असर करता है, बजाय कि आप चिल्लम चिल्ली करें और उनको बहुत डांटें। मैं अपनी बेटी के साथ ये ट्राई करके देखा है, इट रियली वर्क्स। आपकी अदालत में सिंगर और पॉलिटिशियन बाबुल सुप्रियो पर इल्जाम है कि ये बेकार के विवाद खड़े करते हैं। अब कंट्रोवर्सीज खड़ी करते हैं, वो भी बिल्कुल बेकार की। ये 16 मार्च 2016 की घटना है। आप अपने ऑफिस में जा रहे थे और गार्ड ने आपको पहचाना नहीं, आपका आई कार्ड मांग लिया, तो आपने नहीं, उसके लिए कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था। अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, इट इज़ अ नॉट गुड थिंग फॉर एनी मिनिस्टर फ्रॉम गवर्नमेंट। तो वो कंट्रोवर्सी आया, चला गया, एट द एंड ऑफ द डे इट लेफ्ट मी एम्बैरेस्ड। एक चला गया, दूसरा आ गया। हमने आपको देखा, आप तृणमूल कांग्रेस के लोगों के पीछे भाग रहे थे, 400 मीटर तक दौड़ रहे हैं उनके पीछे। उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वोट देने गया जोरासांको में मेरे मम्मी डैडी के साथ, दोपहर के टाइम पे 4 बजे, बड़ा शांति से कुर्ता पजामा पहन के। दोपहर को मम्मी ने बहुत हाई कैलोरी खाना खिलाया, बंगाली। उसके बाद मम्मी डैडी के साथ मैं वोट देने गया। वोट दे के लोग कुछ ऑटोग्राफ्स मांग रहे थे, वो भी मैंने दिया, फ़ोटोग्राफ्स लिए, सेल्फी का बड़ा वो हो गया। तो मैं बाहर आया मेन रोड पे, वहाँ देखा कि 4-5 तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं जाली वोटर हूँ, भूओ वोटर हूँ, यानी कि मैं वहाँ का वोटर ही नहीं हूँ और मैं बाय डिसीट मैंने वहाँ पे ज़बरदस्ती वोट दे के आया। दूसरी बात कि मुझे देखने के लिए इतने लोग क्यों लोग सेल्फी ले रहे, क्यों ऑटोग्राफ ले रहे? अब इसका मैं क्या जवाब दूँ? क्यों लोग मुझे देखने के लिए एक बैल्कनी में खड़े हैं, वो कर रहे हैं, इसका मैं कैसे जवाब दूँ? और दूसरी बात, मैं कोई भुआ वोटर तो हूँ नहीं, मैं फ्रॉड वोटर तो हूँ नहीं। तो मैं उनके पास चल के गया, मैं बोला भाई ये देखो मैंने वोट दिया, इसका दाग भी है, मैं यहाँ का ही वोटर हूँ और मम्मी डैडी के साथ वोट देना है, आप क्यों मुझे गाली दे रहे हो? तो उतने में जब और भी लोग वो हो गए। और बंगाल में ये एक ट्रेडिशन है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग वोट देने जाते हैं उनको हैकल किया जाता है। हैकल वर्ड आपको बहुत सुनाई देगी। तो मुझे हैकल करने के लिए वो लोग रेडी थे। तो बहुत सारे तृणमूल के लोग आ गए, सब चिल्लाने लगे, अलग अलग बात, दे वर ट्राइंग टू प्रोवोक मी। उतने में मुझे पता चला कि जो लड़का सबसे ज़्यादा आवाज़ कर रहा था और ये कर रहा था, ही वॉज ड्रंक। तो मैंने बोला कि भाई आप तो कुछ पिए हुए हैं लग रहे हैं। तो मैंने पुलिस को बोला कि इनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इसके इतना नज़दीक कैसे आ गया। अब कलकत्ता में आपको मालूम है कि पुलिस वही करती है जो दीदी चाहती है। पुलिस अपने वर्दी की जो सम्मान है वो खो चुकी है। तो कलकत्ता में ऐसा ही होता है, सबको मालूम है। तो मैंने बोला कि इनको पकड़िए, क्योंकि कमोशन क्रिएट हो रहा था, ज़रूरी नहीं थी वो, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी। तो मैंने उनको कहा कि इनको आप पकड़ लीजिए। तो दे वर अलाउइंग हिम टू डू ऑल ऑफ दैट। फिर जैसे ही मैंने उनको बोला कि आप दारू पिए हुए, इनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करें, वो भागने लगा। तो मैंने पुलिस को बोला कि देखिए कंट्रोवर्सी तो हो गया, यहाँ पे रोक लिया, एक आप इसको पकड़िए, देखिए क्या सही में दारू पिया हुआ है कि नहीं तो कल लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बाबुल फ्रॉड वोटर है। पुलिस कुछ किया नहीं। तो अब मैं फुटबॉल क्रिकेट खेलता रहता हूँ। अब दीदी की पुलिस को मैं फिर से वही रहम वाली बात आ जाएगा। दीदी की पुलिस को मैं उनसे रहम मांगूँ कि भाई उनको आप पकड़ो। जब तक मैं दौड़ सकता हूँ मैं खुद दौड़ूंगा। मैं भागा 350-400 मीटर, उसको पकड़ा और पुलिस के हाथ में दे दिया। मैं कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते मेरा काम है कि जो गलत कर रहे हैं उसको भी मैं रोकूं। और उस वक़्त जो था, माई ड्यूटी वॉज नॉट एज अ मिनिस्टर, आई वॉज अ नॉर्मल सिटीजन एक्सरसाइजिंग माई डेमोक्रेटिक पावर। उस टाइम पे इस टाइप का अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट जो अगर कोई करना चाहता है
तो वहाँ पे मुझे दूसरे कंट्रोवर्सी से कोई डर नहीं है। मैं अगर वो किया तो मैं सही किया, आगे भी करूँगा। कोई अगर तृणमूल कांग्रेस वाला ऐसे ही अनकूथ बिहेवियर करेगा तो मैं खुद पकड़ के उसको पुलिस के हाथ में दे सकता हूं। तृणमूल वाले तो पार्लियामेंट में भी शिकायत करते हैं। कल्याण बैनर्जी कहते हैं कि आप उनको बोलने नहीं देते, छेड़छाड़ कभी करते ऐसा रहते हुआ? हैं। नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं। चिट्ठी लिखा। नहीं। अरे देखिए, अब जिंदगी में कई बार आप फुटबॉल में इसमें रेड कार्ड सिचुएशंस होता है। अब वर्ल्ड कप के फाइनल में जिनेडिन जिडान ने मार्को माटेराजी को हेडबट किया था, इसलिए उनको फाइनल में रेड कार्ड मिला था। तो मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे ज़िंदगी में कई रेड कार्ड सिचुएशंस आते हैं और कल्याण बनर्जी के साथ बिल्कुल मेरा अनबन हुआ था, पॉलिटिक्स में होता रहता है। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, मैंने जिनको चिट्ठी लिखी थी, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने उनको कहा कि भाई 2 आदमी ने आपस में झगड़ा कर लिया तो क्या हुआ होगा वो आपको बता के क्या होगा, डोंट वरी, वो मैं खुद ही ये कर लूँगा। तो वो रेड कार्ड सिचुएशन थी, दायित्व तो मेरे पे था क्योंकि वो सीनियर है। अगले दिन मैंने इसमें उनको देखा, सेंट्रल हॉल में देखा, मैं पीछे से जाके उनको पकड़ लिया और उठा लिया। मैं बोला क्या आपने कल क्या क्या बोला और मैंने भी क्या क्या बोला। उसी वक्त 5 मिनट में दोस्ती हो गया और वहीं पे बैठ के वो मेरे से गाने भी सुने। तो मैं समझता हूँ कि अपने ईगो को और इस चीज़ को हमेशा आप अगर सामने ला लाए तो झगड़ा होना चाहिए लाइफ में, कंट्रोवर्सीज होने चाहिए, बट उस कंट्रोवर्सी को आप कैसे हैंडल करते हैं, उसको कैसे सुलझाते हैं, उसी पे लाइफ की खुशी डिपेंड। अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उनको नहीं बोलने देते पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग। अब राहुल गांधी ऐसा अगर कह रहे हैं तो बहुत गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इंटेलिजेंस पे हमला है। राहुल गांधी जितना ज़्यादा बोले हमारे लिए उतना फ़ायदा है। सर आप क्या बात कर रहे हैं? तो ताली बजाइए। अदिति चैटर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बोलून रुको भैया, एक सेकेंड, बंगालन है। कौन सी लैंग्वेज में बोलूं, बंगाली या हिंदी? हमारे बंगाल में सभी पीपल बहुत उम्मीद रख के ममता बनर्जी को लेके आए थे आफ्टर 34 इयर्स सीपीएम की वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, बट फुलफिल पूरा नहीं हुआ, ये सभी को पता है। तो ममता बनर्जी को जो टारगेट वोटर्स है, कन्याश्री प्रकल्प कर दिया ताकि उन्हें पता है कि वहाँ से उनको बहुत सारा वोट मिलेगा। जैसे उन्होंने अभी बोला कि थोड़े टाइम जाके नमाज पढ़ लेती है, शी इज़ ममता बनर्जी फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, पढ़ लेती है तो मुस्लिम भी बहुत सपोर्टर है। तो बीजेपी कब आएगा? हमको बीजेपी से उम्मीद है, बट ये भी पता है उतना स्ट्रांग नहीं है जितना तृणमूल कांग्रेस की वहाँ पे बात चलते हैं। तो कब आएगा? और अगर कोई ले आ सकते हैं तो वो बाबुल सुप्रियो है, क्योंकि जैसे ममता बनर्जी के साथ वो बात करे, किसी से भी बात करे, वहाँ पे बाबुल सुप्रियो हमारे लिए बहुत कुछ है, मीन्स सिंगर, एज अ पर्सन, सब कुछ। तो मैं सर 1 मिनट मुझे दे प्लीज। मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे देश में अंधविश्वास बहुत है, आप मानते हैं इसको? अंधविश्वास बहुत है और हर बंगाली के मन में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। उनको ऐसा लगता है कि वो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको मालूम है कि वो हिंदी नहीं बोल रहे, बांग्ला में ही हिंदी बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही सावधान किया था कि उनको बांग्ला में बोलने दीजिए। अब सवाल में उनको एक्चुअली सवाल किया था, वो सवाल के अंदर ही खो गया। लेकिन एक सुंदर सा जोक चल रहा है इंटरनेट पे कि ममता दीदी ने अपने आप के कॉटेरी को बताया है कि जैसे अगर मैं दोबारा पावर में आया तो तुरंत मेरा पहला जो प्रकल्प होगा उसका नाम होगा छानीश्री। छानी का मतलब बांग्ला में है कैटरैक्ट। तो उनका ये प्रकल्प जो है ना, जिनको उनकी डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रही है, वो सबसे जल्दी उनका कैटरैक्ट जो है वो अपने मुफ्त में उनका ऑपरेशन कराएंगे। ये एक जोक चल रहा है कि जैसे कन्याश्री है वैसे छानीश्री शुरू हो जाएगा। लेकिन हवा तो ये है कि ममता बनर्जी इस बार फिर से चुनाव जीत के फिर से चीफ मिनिस्टर बनेगी। मैं हवा पे बिलीव नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि अगर हम खेलने के लिए मैदान में उतरे हैं, हम सिर्फ जीत की सोचते हैं। और एक बहुत अच्छी लाइन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कि अ पर्सन शुड नॉट स्पेक्यूलेट अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस, व्हेन ही कैन अफोर्ड टू, व्हेन ही कैन नॉट अफोर्ड टू। मैं समझता हूँ कि बंगाल में पॉलिटिकल इक्वेशन जो इस वक्त है, कांग्रेस और सीपीएम के साथ में आ जाना, केरला में कुश्ती, बंगाल में दोस्ती,
आइडियोलॉजिकल कोई सेटअप तो है नहीं, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है जो दोनों साथ में आए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस और सीपीएम के साथ में आना और उससे जो माहौल बंगाल में पैदा हुआ है उससे मैथमेटिक्स चेंज नहीं होंगे तो मैं गलत बोलूँगा। उससे मैं समझता हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हम 19 तारीख तक बड़े इत्मीनान से वेट करेंगे, हम्बली वेट करेंगे कि रिजल्ट क्या है। अगर ममता दीदी पहले से ये बोल रही है कि हमको तो 100% मेजोरिटी मिलने वाली है तो लोगों को ये शक होगा कि जो छप्पा वोट, बूथ कैप्चर करना, ये सब जो इल्ज़ाम तृणमूल के ऊपर लगते हैं, दीदी ने वो बहुत अच्छे से करवाई है, उसीलिए पहले से वो बोल देती। तो उससे मैं दीदी को भी कहूँगा कि इतना अपने आप को एक्सपोज नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा किया है तो थोड़ा चुप रहिए, देखिए 19 तारीख को क्या होता है, आगे आगे होता क्या है। ये मैं उनको ये पेशेंस रखने के लिए कहूँगा। बाबुल, आप इतना वक्त लगा के राजनीति कर रहे हैं, मंत्री बने हैं, लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो आपको अपनी सिंगिंग में कुछ फ़ायदा हुआ है? क्योंकि जब आप सिंगर थे, डुएट गाते थे, हर बार आपकी जो को आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट, उसको प्राइज़ मिलता था, उसको अवार्ड मिले हैं, नेशनल अवार्ड भी मिला है और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, आपको कुछ नहीं मिला। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, काफ़ी अच्छा। हाँ, ये सच है। हम तुम के लिए जो है, जो मेरे साथ डुएट गाई है अलका जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। और 3-4 साल पहले श्रेया घोषाल के साथ बंगाली फिल्म में मेरा एक डुएट था फेरारी मोन, उसमें भी फीमेल सिंगर, उनको नेशनल अवार्ड मिला, मुझे नहीं मिला। मैं शायद अकेला ऐसा सिंगर हूँ। मालूम नहीं आप कैसे पढ़ाई करके ये सब निकाले। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शाहरुख खान साहब की एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है कि पिक्चर है अभी बाकी है मेरे दोस्त। और कई बार पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और आप भी मानेंगे कई बार जब पिक्चर का सेकेंड हाफ अच्छा होता है तो ही पिक्चर हिट होती है। तो पहले हाफ में करियर के पहले हाफ में ये मेरे साथ मुझे बहुत दुख हुआ था। लेकिन यू नेवर नो, सेकेंड हाफ में इससे भी बड़ा कोई सरप्राइज रखा हुआ नहीं है। चलिए, आपके लिए मैं ये लास्ट मेरा थोड़ा सा ये कर देता हूँ, जो मैं सबको कहना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। आपकी अदालत में आज ने मुकदमा चलाया, सवाल पूछे, इल्जाम लगाए बाबुल सुप्रियो पर। लोकप्रिय सिंगर हैं, हमने उनके म्यूजिक के बारे में सवाल पूछे, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछा और उनकी राजनीति के बारे में पूछा, कैसे वो पैराशूट से राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद उन्होंने किस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट की। इन सारे सवालात पर बाबुल सुप्रियो ने जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जयंत घोषाल के फैसले का। अदालत की पूरी कार्रवाई सुनने की बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बाबुल सुप्रियो जी बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से हर इल्ज़ाम को खंडन किए हैं और इसीलिए अदालत बाबुल सुप्रियो जी को बेइज्जत रिहा कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक टिप्पणी भी मैं करना चाहूँगा कि बाबुल सुप्रियो जी प्रोएक्टिव मिनिस्टर है, इमोशनल है, बहुत डिमागोगी है, बहुत अच्छे बातें करते हैं, लेकिन आज भी 2 साल के बाद भी सिंगर बाबुल सुप्रियो, ये जो आइडेंटिटी है, राजनेता बाबुल सुप्रियो के ऊपर सिंगर बाबुल सुप्रियो डोमिनेट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है अभी राजनीति के नए अध्याय में और ज़्यादा सीरियसनेस के साथ बाबुल सुप्रियो जी जैसे सफल सिंगर हैं, भविष्य में हम और सफल राजनेता बाबुल सुप्रियो को देख सकेंगे। दादा, आपने जो राय सुनाया है, हाँ, दादा ने जो बात सुनाई है, जो जज साहब ने जो बात सुनाई है, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, शायद आप मेरे से अग्री करेंगे या नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में नॉइज़ बहुत है, अगर उसमें मैं थोड़ा सा म्यूज़िक लेके आ पाया तो प्रॉबली इट कुड बी म्यूज़िक टू द ईयर्स। तो मैं दादा की बात को सराखों पर लेते हुए भी ये कहूँगा
कि मैं चाहूँगा कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में और मेरे काम में सिंगर बाबुल सुप्रियो अगर डोमिनेंट रहेगा तो राजनीति भी मेरे काम में आपको म्यूजिक की ध्वनि सुनाई देगी, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन ये बाबुल जज साहब ने एक गलती कर दी, वो जब बंगाली हिंदी बोल रहे थे बाइज्जत बरी के बदले उन्हें बेइज्जत करके बरी कर दिया। मैं कहूंगा कि अगर जज साहब ने ऐसा कहा है तो इनको लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी से। कंप्यूटर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको लॉक कर दिया जाए, फिर उनको 4 ऑप्शन दिया जाए। वो ऑप्शन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस उम्मीद के साथ बाबुल सुप्रियो इसी तरह से लोकप्रियता से गाने गाते रहेंगे, संगीत में अपना सफलता हासिल करते रहेंगे और उनकी हाजिर जवाबी और उनकी जो मजाक करने की आदत है इसी तरह बनी रहे, पब्लिक लाइफ में वो बड़ा नाम करें। हम आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।